कर रही है तू? मेनका ने भेजा है तुझे? बोल, क्या करने आया तू मेरे साथ? पूर्वी की आंखों में अपने लिए शक देखकर विकास बोला। अरे नहीं, तू गलत समझ रही है मुझे। ऐसा ही हूं मैं, किसी को भी उदास नहीं देखा जाता मुझसे। नीचे तेरा उतरा चेहरा देखा तो लगा शायद आज कोई तुझे कस्टमर नहीं मिला, बस इसलिए तेरे साथ आया मैं। यकीन कर मेरा। क्यों यकीन करूं मैं तेरा? मेरा कोई सगे वाला है तू? ठीक है, मत कर, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। विकास ने बिस्तर से उठकर जैसे ही पहनने के लिए अपनी शर्ट उठाई, पूर्वी बिस्तर पर जाकर लेट गई और बोली, लेट जल्दी कर, जो करना है। धंधे का टाइम है, सुबह होने से पहले 2-3 कस्टमर और निपटाने हैं। पक्का? अब मेरे हाथ लगाने से चिल्ला तो नहीं पड़ेगी? नहीं। अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तेरा? कस्टमर को नाराज करने की आजादी नहीं होती हम लोगों के पास। पूर्वी की मजबूरी सुनकर विकास को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने सब भुलाकर अपनी पैंट उतारी और पूर्वी के पास जाकर लेट गया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, एक दिन में कितने कस्टमर के साथ सोती है तू? क्या करेगा तू ये जानकर? अरे, क्या तू हर बात पर एक चौधराइन की तरह सवाल करने लगती है? मुझे सेक्स करते हुए बात करना अच्छा लगता है। कुछ और समझ नहीं आया तो यही पूछ लिया, नहीं बताना तो मत बता। विकास की बातों में पूर्वी को सच्चाई नजर आई, इसलिए उसने आगे कुछ न कहा और उठकर उसके ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठ गई और उसकी छाती पर अपने हाथों से मसाज करते हुए बोली, जानता है, जब बाहर तूने मेरे हाथ से अपना हाथ खींच लिया था तब मुझे लगा था शायद तू चट गुस्सा पट मारो टाइप का है। मतलब? मतलब कि तुझे कहीं और छूना छुआना पसंद नहीं है, तू बस अंदर बाहर करने को ही आया है यहाँ। मुझे नहीं पता था इस टाइप के लोग भी होते हैं। 4 दिन रह जा कोठे पर, आदमियों के सब टाइप समझ आ जाएंगे। मैं किस टाइप का हूँ? पता नहीं। तभी विकास ने पूर्वी को अपने नीचे ले लिया और फिर उसकी गर्दन और स्तनों को बेतहाशा चूमने लगा। पूर्वी का जिस्म भी अब तक विकास के छूने से उत्तेजित हो उठा था, वो भी लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसके दोनों हाथ विकास की पीठ पर कस चुके थे। उसकी धुन्नी की तरफ बढ़ते हुए विकास ने उससे पूछा, तूने बताया नहीं, एक दिन में कितने कस्टमर के साथ सोना पड़ता है तुझे? कम से कम 4 से 5 तो होते ही हैं, लेकिन अगर कभी धंधा जोरों पर हो तो एक दिन में 7-8 भी हो जाते हैं। अरे बाप रे, थक नहीं जाती तू? यहाँ इतना कौन सोचता है हमारे बारे में? मैं सोचता हूँ। मुझे बता, क्यों उदास थी तू? जाने दे, कोई एक वजह हो तो बताऊं। ये बात कहते कहते पूर्वी का गला भर आया था। विकास उसकी उदासी की वजह जानना चाहता था, मगर कुछ सोचकर वो चुप रह गया और कॉन्डम का पैकेट खोलते हुए उससे बोला, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, नाम क्या है तेरा? इससे पहले पूर्वी कुछ कहती, उसने विकास को अपने अंदर महसूस किया और फिर अगले ही पल वो कमरा दोनों की आहों से गूंज उठा। तभी अचानक उन दोनों को बाहर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। पहले विकास ने चौंक कर पूर्वी को देखा और फिर वो खिसियाते हुए चिल्लाया, कौन है बे? अभी घंटा पूरा नहीं हुआ मेरा। रुक, मैं देखती हूँ। पूर्वी बिस्तर से उठकर खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि तभी चंदा दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हुए बोली, ए चल जल्दी बाहर निकल, उठा बंद करना है। दरवाजा खुलते ही भगदड़ मचने जैसा शोर अंदर आने लगा। विकास को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर हो क्या रहा है, मगर पूर्वी सब समझ गई थी। चंदा के जाते ही उसने विकास का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से उठाया और बोली, जरूर किसी कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा है, तुझे अब एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था क्या? अरे ये टाइम जासूस बनने का नहीं है, अगर पुलिस इधर भी आ गई तो तू भी पचड़े में फंस जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही विकास को पसीना आने लगा। उसने फौरन कपड़े पहने और जाते जाते पूर्वी से बोला, नाम बता देती तो तुझे याद रखता है। चल कोई बात नहीं, फिर कभी। पूर्वी, पूर्वी नाम है मेरा। पूर्वी का नाम सुनकर विकास मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई इधर से उधर भाग रहा था। कोठे के बाउंसर्स कस्टमर्स को खींच खींच कर कमरों से बाहर कर रहे थे। सभी नाबालिग लड़कियों को इकट्ठा करके
उन्हें कोठे के गुप्त ठिकानों पर छिपाने की मारामारी चल रही थी। गलियारे के बीचों बीच खड़ा चंदा ऊंची आवाज में कुछ लड़कियों पर चिल्ला रहा था। अरे जल्दी करो, यहाँ खड़े खड़े बच्चा पैदा करके दम लोगी क्या? जाओ जाकर कहीं मुर्दे की तरह दफन हो जाओ। तभी चंदा को सामने से आता हुआ विकास दिखाई दिया। वो उस पर भी चिल्लाया। अरे तू अब तक जोक की तरह यहीं चिपका पड़ा है? घर जमाई बनने का सोचकर आया था क्या? जा भाग यहाँ से। आइए आगे बढ़ने से पहले पल्लवी से पूछते हैं कि वो विकास को कैसे जानती थी। तो ये तो हमारे इन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, कोठों में जाते रहते हैं पता करने के लिए कि कोई नई लड़की आई है क्या, कोई माइनर लड़की जो कि 18 से नीचे है वो आई हुई है क्या, किसी के साथ शोषण हो रहा है क्या। तो एक इन्फॉर्मर है जो हर कोठों में जाता है और कुछ कुछ इन्फॉर्मर है, जैसे हम ये लड़की जो थी दिल्ली रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू हुई थी, जीवी रोड से। तो बहुत कोठे हैं, मतलब 80 से 90 कोठे हैं, लेकिन कुछ कुछ कोठे स्पेसिफिकली जहाँ पे सिर्फ माइनर्स होते हैं। तो ये जो कोठा था, इस कोठे से जो पहली लड़की हमने रेस्क्यू किया था वो पश्चिम बंगाल की थी। और ये वाला जो कोठा है ये ना काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस कोठे में बहुत ग्रिल्स लगे हुए हैं और घुसते ही अंदर कोठा है। तो इन्फॉर्मर गया और पता नहीं क्या वो बहुत लड़कियों से बात कर रहा था। बात करते 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 अचानक ये लड़की आई और इसने उसको बोला, इससे बातचीत हुई तो इसने ऐसे बोला कि भैया मुझे जाना है यहाँ से। एक तो पहले लड़कियां बात नहीं करती किसी से क्योंकि डर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़की को बोलते हैं मदद करेंगे और जाके मैडम को बोल देते हैं और मैडम पिटाई करते हैं इनकी। तो इसने बोला कि भैया मुझे जाना है, आप मदद करोगे क्या? तो उसने बोला आप कहाँ की हो? तो लड़की को थोड़ा हिंदी आता था, टूटे फूटे हिंदी में उसने बताया कि वो किसी ऐसे जगह से है जो कि बैंगलोर के सामने है। तो फिर इन्फॉर्मर आया और वो लड़की ना बच्ची नहीं थी, थोड़ी उम्र में बड़ी थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, 20 के ऊपर थी। तो वो आया, आके उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि मैडम ऐसे लड़की है उधर है, आप क्या रेस्क्यू करोगे? पहले मैंने पूछा उसको कितने साल की है, तो फिर बोला गया कि वो एडल्ट है। तो जनरली क्या होता है, लोग एडल्ट को रेस्क्यू नहीं करते हैं। ये एक माइंडसेट है कि लगता है कि अगर हम एडल्ट को रेस्क्यू करने जाएंगे और उसने अगर मना कर दिया तो टाइम वेस्ट होगा। और सबके मन में यही है कि एडल्ट लोग मर्जी से आते हैं, जो कि सच में सही नहीं है, गलत है। क्योंकि अगर आप किसी से भी वेश्यावृत्ति कराते हो तो वो बाई फोर्स ही कराते हो। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, मैंने उस लड़के को बोला था क्या लड़की से बात हो सकती है, पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है वो लड़की को रेस्क्यू करना है। देखिए इन्फॉर्मर जो होता है ना, इन्फॉर्मर ज़्यादातर यंग लड़के होते हैं, जैसे 18-19 के ऊपर से लेके 35 मैक्सिमम, उसके ऊपर के लोग इन्फॉर्मर नहीं होते। क्योंकि मैंने देखा है मेरा जो इन्फॉर्मर नेटवर्क हुआ वो डेवलप ही ऐसे हुआ कि ये लड़के कभी ये नहीं सोचते कि इन्फॉर्मर होंगे। ये लोग कोठे में जाते हैं, जाने के बाद इनको ना इनके अंदर से ना वो क्या बोलते हैं आपको, एक दया सॉर्ट ऑफ आ जाता है लड़कियों से बात करके। फिर उन्होंने अगर एक लड़की को रेस्क्यू कर दिया और अगर उनको ये लगा कि ठीक है मैडम को ट्रस्ट कर सकते हैं, मैडम या सर मेरे को नहीं फंसाएंगे, मेरा परिचय मतलब अज्ञात रहेगा, तब भी वो कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मर्स बनते रहेंगे। वो सबसे अच्छी बात है। तो जनरली क्या होता है कि इन्फॉर्मर जो होता है, हम इन्फॉर्मर को बोलते हैं कि एक लड़की है यहाँ से गायब है, पता करो, देखो इस कोठे में जाओ, जाके देखो कि वो लड़की है क्या। बैंगलोर वाले केस में इन्फॉर्मर इसलिए मतलब उसका रोल अच्छा था या फिर डिफरेंट था क्योंकि उसने खुद केस लाया था। हम लड़की को नहीं, ये वाली जो लड़की थी इसको हम नहीं ढूंढ रहे थे। ये वाली लड़की को इन्फॉर्मर को पता लगा कि एक लड़की है जो पीड़ित है, टॉर्चर हो रहा है, इसको घर जाना है, उसने आके बोला। तो इसमें इन्फॉर्मर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें एक एक्टिविस्ट बोलो, संस्था बोलो या पुलिस बोलो, उसने लड़की को नहीं ढूंढा, लड़की को निकलना था तो इन्फॉर्मर ने हमारे पास आया। तो इसलिए इन्फॉर्मर का रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इसमें। तय किए हुए टाइम पर पल्लवी विकास से मिलने बंगाली मार्केट के एक लोकल रेस्टोरेंट में पहुंची। विकास वहां पहले से ही कोने की एक टेबल रिजर्व करके बैठा था। पल्लवी को सामने से आता हुआ देखकर वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। और कहो कैसे हो? आपकी दुआ है मैडम जी। पल्लवी ने बैठते ही वेटर को आवाज लगाकर 2 चाय लाने के लिए कहा और विकास से बोली, पिछले 1 साल से कहाँ गायब थे? मुझे लगा था कि एक लड़की को रेस्क्यू करवाने के बाद तुम आगे भी हमारी मदद करोगे। हाँ बस मैडम जी, जिंदगी ने बिजी कर रखा था।
खाने कमाने की जिद्दोजहद में टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन तभी से एक बेचैनी सी थी मन में, जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। बहुत सोचने पर मुझे समझ आया कि जो तसल्ली मुझे उस लड़की को वहां से बाहर निकालने में मिली थी, वो आज तक मुझे किसी और काम में नहीं मिली। सोचो तो क्या है मेरी जिंदगी, रोज पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक ऑटो चलाने में निकल जाता है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे पहले वाले दिन को रिवाइंड करके जी रहा हूं। लेकिन जिस दिन वो लड़की कोठे से बाहर आई थी ना, उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी के टेप रिकॉर्डर में किसी ने कैसेट ही बदल दी हो। इतने में वेटर चाय लेकर आ गया। पल्लवी ने चाय की एक सिप लेते हुए कहा, तो फिर क्या करने का सोचा है आगे? उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसके बाद विकास ने चाय पीते पीते पल्लवी को पूर्वी से हुई मुलाकात का पूरा किस्सा सुनाया। सब सुनकर पल्लवी बोली, तो तुम्हें लगता है वो लड़की पूर्वी, वो भी वहां से बाहर निकलना चाहती है? हाँ मैडम जी, हालांकि उसने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हंसी के पीछे भी मुझे उसकी उदासी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर पल्लवी भी थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, तुम्हें उन लड़कियों का सोचकर इतना बुरा लगता है तो तुम कोठों पर जाते ही क्यों? कभी सोचा है कि जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी? मोबाइल आने से पहले कभी आपने सोचा था कि ये एक दिन हमारी जरूरत बन जाएगा? क्या मतलब? मैडम जी, कभी कभी कुछ चीजें अपने सामने देखकर भी उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस धंधे के लिए कस्टमर्स जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन लड़कियों के यहाँ होने में केवल हम कस्टमर ही कसूरवार नहीं है। विकास का तर्क सुनकर पल्लवी चुप हो गई। ये देखकर विकास बोला, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना मैडम जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या पूर्वी को वहां से बाहर निकालेंगी? मुश्किल है। क्यों? अरे उसके नाम के सिवा हमारे पास उसकी और कोई जानकारी भी तो नहीं है। हमें अभी साफ तौर पर यह भी नहीं पता कि वो बाहर निकलना भी चाहती है कि नहीं। तो फिर? तुम्हें एक बार फिर जाना होगा उसके पास। विकास जब दोबारा कोठे पर गया तो मेनका ने उसे पुलिस का आदमी समझ लिया था। क्या विकास उसके शक को दूर कर पाया? क्या वो दोबारा पूर्वी से मिलने में सफल हो पाया? उसी दिन उसे पूर्वी से जुड़े एक ऐसे सच का पता चला जिसके कारण पूर्वी को मेनका और बाबा के आगे हार मानकर धंधे के लिए तैयार होना पड़ गया था। पूर्वी का वो सच क्या था? कौन था आखिर ये बाबा? पूर्वी को खरीदा तो बाबा ने ही था, लेकिन पूर्वी से 1-to-1 बात उसकी तब हुई जब पूर्वी मेनका की मार खाने के बाद भी धंधा करने के लिए मान नहीं रही थी। कोठे पर पहले दिन मेनका की मार खाने के बाद पूर्वी के साथ क्या क्या हुआ